अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इस वीलॉग में बड़ी खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन मुझे एक पैटर्न के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको बताता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है पेशावर में और पूरे पाकिस्तान से लोग वहां जा रहे हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जलसा आज इमरान खान साहब की बड़े लंबे अरसे के बाद एक कॉल है और उस सिलसिले में एक जलसा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा इम्तिहान है। बाद में बात करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया है। तवक्को की जा रही थी कि वो खुलकर पाकिस्तान के मामलात और आलमी मामलात उनके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो मज़ाइका खेज, उसको अगर मैं कहूंगा तो वो गलत नहीं होगा। यानी ऐसा लगता था कि जिस जगह पे बॉडी लैंग्वेज को अग्रेसिव करना है उस जगह पे वो थोड़ा लेट हो जाते थे, किसी जगह पे बिला वजह अग्रेसिव हो जाते थे। मैं अपने मुल्क को तरक्की दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, इस तरह की बातें करते हुए मुक्के मारना शुरू कर दिए टेबल के ऊपर। भाई आप अपने मुल्क के अंदर क्या करते हैं, आलमी रहनुमाओं का इससे क्या लेना देना। अक़वाम मुत्तहिदा एक फोरम है ऐसा जहां पे आप इंटरनेशनल मामलात के ऊपर बात करते हैं, खारजी मामलात के ऊपर बात करते हैं, या ऐसे इशू जो सारी दुनिया के लिए आप उनको करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की एक तो बॉडी लैंग्वेज और बाकायदा इनको तैयारी करवाई जाती है। मैं बहुत पहले से जानता हूं। मैं एक ऐसी टीम को और उनके लोगों को जानता हूं जो शहबाज शरीफ साहब को तकरीर की तैयारी करवाते थे। अच्छा, मैं एक ऐसी और टीम को भी जानता हूं जो मरियम नवाज को भी ये तैयारी करवाते थे। और जब नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मरियम नवाज को मैंने सियासत में लाना है, तो वो रायबंड जाते थे और जाकर तैयारी करवाते थे। फिर उनमें से कुछ लोगों को नवाज शरीफ साहब ने बाद में नवाजा भी। तो शहबाज शरीफ साहब की तो बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाती है कि ये वाली बात करते हुए मुक्का बना लेना है, ये वाली बात करते हुए मार देना है, ये वाली बात करते हुए हाथ को ऐसे हिलाना है। तो बच्चों की तरह इनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज तैयार की जाती है। लेकिन बड़ी मसनूई बॉडी लैंग्वेज लग रही थी शहबाज शरीफ साहब की। चलिए, ये तो चलता है ना, हर आदमी की बोलने की सलाहियत या उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग जो है वो जब जालीपन का शिकार होते हैं ना, तो वो बात कर कुछ रहे होते हैं, उनकी बॉडी कुछ और कह रही होती है। ये होता है लोगों के साथ। लेकिन जब आप एग्जैक्टली वही कह रहे होते हैं जो आपके अंदर होता है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब को चले बॉडी लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, ये पोर्शन उनका हमेशा से कमजोर है। आप आ जाए इस बात के ऊपर कि उन्होंने कहा क्या। जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको पाकिस्तान के मीडिया पे मिल जाएंगी। आप आज के अखबारात उठा के पढ़ लें, आपको बड़ी तारीफें मिल जाएंगी। मैं वो नहीं करने वाला। जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको टाउट्स मीडिया वाले जो हैं वो बता देंगे। शहबाज शरीफ का जो फैन क्लब है नवाज शरीफ का, वो आपको बता देगा। जो इनका अपना ग्रुप है PMLN का, सहाफियों का, दानिशवरों का, वो आपको बता देगा। पाकिस्तान का सारा यरगमाल मीडिया आपको वही बताएगा जो वो चाहेंगे। लेकिन मैं आपको वो बताता हूं जो चीजें मुझे लगा कि ये नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 1, गैर जरूरी तौर पे आसिम मुनीर का और एयर चीफ का नाम लिया शहबाज शरीफ ने। ये सरबराह मुमलिकत ऐसा करते नहीं है। जो वहां पे सहाफी हैं, जो गैर जानिबदार हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए थे कि ये क्या ब्लंडर मारा, ये क्या हरकत की है। यानी मुल्कों के जो सरबराहान होते हैं वो कभी भी अपने मातहतों के ऐसे नाम नहीं लेते जाके वहां पे। यानी बूट पॉलिश की एक आदत और शौक इतना बढ़ गया कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े फोरम के ऊपर खड़े होकर भी शहबाज शरीफ साहब को अपना असल काम भूला नहीं। वहां पे भी पकड़ के चमकाना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी आसिम मुनीर की भी गेम उठा दी और एयरफोर्स के चीफ की भी गेम उठा दी। हालांकि उन्होंने काम बड़ा कमाल किया, लेकिन यार ये फोरम कौन सा है, फॉर गॉड सेक। आपको होश है आप क्या कर रहे हैं? नहीं, जो सरबराह मुमलिकत होता है, यानी अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बात करता तो वो कभी अपने किसी जर्नैल का नाम नहीं लेता, द ग्रेट अमेरिकन मिलिट्री कहता। आप कह सकते थे कि ग्रेट पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, कितना अच्छा लगता सुनने में, हमेशा चलता रहता। ये आसिम मुनीर रिटायर हो जाएगा, आपकी तकरीर जाया हो जाएगी। ये जो एयरफोर्स का चीफ है रिटायर हो जाएगा, आपकी तकरीर जाया हो जाएगी। नाम उस चीज का लिया जाता है जिसको कायम रहना हो। आप कह सकते थे, आप दूसरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का नाम ले सकते, सरबराहान की बात कर सकते हैं, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आलमी सतह के इंसिडेंट वहां पे उनकी आप बात कर सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते, ये फेयर नहीं है। यानी अगर आपको कहना था, आप कहते हैं कि अजीम पाकिस्तानी कौम और अजीम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, ये है वर्ड जो कहने वाले थे। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को आदत पड़ गई है हर तकरीर में, हर जगह पे उनकी तकरीर मुकम्मल ही नहीं होती जब तक कि वो फील्ड मार्शल साहब की गेम ना उठा दें। तो जनाब गेम उठाने के चक्कर में उन्होंने ये कर दिया। और वहां सहाफी, मुख्तलिफ सफारतकार, उनसे वो बातें कर रहे थे सहाफी, वो कहते हो सारे सर पकड़ के बैठे हुए थे कि यार ये क्या लेवल है आपके वज़ीर-ए-आज़म का। नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए तारीफों के पुल बांध दिए शहबाज शरीफ ने, और कहते ये जी कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई है। भाई एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि इंडिया डर गया था, खुद भाग कर गया अमेरिका के पास, उसने कहा कि साड़ी जान छुड़ाओ, तो अमेरिका ने जान रुकवा दी, पाकिस्तान को पैगाम भेजा, पाकिस्तान ने कहा ओके। क्या हम कोई पागल है, क्या हम कोई जुनूनी है,
या हमें कोई शौक चढ़ा हुआ है लड़ने का, या एटम बम मार के अपने एक दूसरे को तबाह कर देना था अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता, या अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता तो आज इंडिया और पाकिस्तान सफा हस्ती भी ना होते, मिट जाते। यानी इतने गए गुजरे तो हम नहीं है ना। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोल तो उसका ये था ना कि ठीक है जी बीच में एक बंदा गारंटी है, अभी तुसी भी ना मारो तुसी भी ना मारो, बात खत्म। लेकिन इतनी गेम उठाई उनकी कि उन्हें अब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि जनाब इनको अमन का नोबेल प्राइज दिया जाए। और उसी टाइम पे शहबाज शरीफ साहब एक और चीज पे जोर दे रहे हैं कि इसराइल के अंदर फौरी तौर पे जंगबंदी करवाई जाए, फौरी तौर पे जंगबंदी करवाई जाए, और कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए इकदाम किए जाए। बड़ी जज्बाती जुमले उन्होंने बोल दिए। भाई जंगबंदी के खिलाफ रुकावट कहां पे है? अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी करारदाद आती है कि इसराइल को जंगबंदी पे आमादा किया जाए और गजा में जंगबंदी की जाए, फलस्तीनियों का नाहक खून जो बह रहा है उसको रोका जाए, जब भी करारदाद आती है तो अमेरिका वीटो कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट वीटो कर देती है। जब भी करारदाद आती है एक तरफ कह रहे हैं कि जंगबंदी करो, और जंगबंदी के लिए जो भी करारदाद आती है उसको वीटो कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल पीस प्राइज वो है वो दे दें, नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दे दें। और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत रुकवा रही है किसको? जंगबंदी को रुकवाने के रास्ते में रुकावट है, और साथ ये कह रहे हैं जंगबंदी भी करवा दें। शहबाज शरीफ साहब को समझ आ रही है वो क्या कह रहे हैं? मसला पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा नहीं था। मसला दुनिया में दो ही मसले इस वक्त बड़े, एक मसला जो फलस्तीनियों के ऊपर लगातार यलगार हो रही है, गजा का मसला है, दूसरा यूक्रेन का मसला है। बाकी तो मसले इतने बड़े है ही नहीं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की गेम भी उठाई। अच्छा, दूसरा ये इनको यहां मुतालबा करना चाहिए था शहबाज शरीफ को कि मैं अमेरिका में मौजूद हूं, मैं अमरीकी हुकाम से यह मुतालबा करता हूं कि आइंदा जब भी करारदाद आए जंगबंदी के लिए तो अमेरिका उसको वीटो ना करे। और यही बात शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप के सामने करनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए जरूरत चाहिए। जो आदमी अपने आर्मी चीफ के सामने नहीं बोल सकता वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या बोलेगा? फिर सैलाब के मामले में शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि सैलाब आया हुआ है, तबाही है, हम जी लोन नहीं लेना चाहते, यानी इमदाद में मिलती नहीं है, लोन हम लेना नहीं चाहते, ये सूरत तो यही है ना। तो सैलाब मुतासरीन के लिए आपने किया क्या है मियां साहब? जब से पाकिस्तान में सैलाब आया आप टिक ही नहीं रहे पाकिस्तान में। कभी आप चाइना चले जाते हैं, कभी आप कहीं चले जाते हैं, कभी आप यूएई चले जाते हैं, कभी आप लंदन चले जाते हैं, कभी आप यूरोप चले जाते हैं, अब आप अमेरिका पहुंच गए, अब आप वापस आने का आप नाम ही नहीं ले रहे। पाकिस्तानी डूब डूब के थक गए, वहां पे पानी में से लाशें निकल रही हैं। ना आपने लोगों को खुराक दी, ना आपने लोगों को रेस्क्यू किया, ना आपने लोगों को बचाया डूबने से, कोई ख्याल उनका नहीं रखा। बीमारियां वहां पे फैल गई हैं, और अब जाके दुनिया को एक कहानी नहीं सुना रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए आपने क्या किया? क्या कोई शजरकारी मुहिम आपने चलाई? कोई भी नहीं। क्या आपने दरख्तों की कटाई रोकी? कोई भी नहीं। क्या आपने किसी भी लेवल के ऊपर पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उनको कम करने की कोई कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। तो जब आपने ये किया नहीं तो फिर आप इसके ऊपर बातें नहीं कर सकते ना। नाज़रीन, एक और बड़ा डरावना ख्वाब जो ख्वाजा आसिफ साहब को देखना पड़ गया वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक खबर, एक बड़ी खबर मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे एक सोर्स ने यह दावा किया अमेरिका से, और उसका दावा यह है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। और दावा उसने यह किया कि कैसे तस्लीम करेगा वो भी उसने मुझे बताया। उसका यह कहना है कि फलस्तीन के कुछ इलाकों के लिए एक निगरान फौज तश्कील दी जाएगी, एक फोर्स बनाई जाएगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के फौजी और अफसरान होंगे। ये फिर सुन लें आप। वो ये कह रहा है कि फार्मूला जो अंदर खाते तय पा गया वो ये पा गया कि फलस्तीन के इलाकों के लिए एक निगरान फोर्स बनाई जाएगी, और वहां पे जो फोर्स बनाई जाएगी उसमें मुख्तलिफ ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी, और उसमें पाकिस्तान की शमूलियत इस शर्त के ऊपर हो जाएगी कि पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर दे। आगे बात समझ। तो मैंने कहा जी ये इससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान तो फलस्तीन में जा रहा है ना हिफाजत के लिए, तो इसराइल का इससे क्या? उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तानियों को यह चूरन बेचा जाएगा, जो उसका दावा है कि पाकिस्तानियों को, सोर्स है मेरा, ये उसका दावा है और मैंने आपको एज इट इज बता रहा हूं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानियों को यह चूरन बेचा जाएगा कि जनाब क्योंकि हम फलस्तीनियों की मदद करने के लिए वहां पे जा रहे हैं उस सरजमीन पे, लिहाजा इस नेक मकसद के लिए अगर इसराइल को तस्लीम भी करना पड़े तो यह कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरह पाकिस्तानियों को बताया जाएगा कि मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज के लिए हम जा रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें सादत दे दी है, लिहाजा हम इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत कर रहे हैं। ये एक चूरन कौम को बेचा जाएगा। ये मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बात बताई, और वो कहता है जी मैं इस बात के ऊपर कायम हूं, ये होगा। बहरहाल मैंने आपको पहले बताया वक्त से। एक और चीज नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो खातून एक थी जो ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे भी बैठी हुई थी, उन्हें वजीर आजम की सीक्रेट फाइल्स तक रसाई भी है। उनका क्लेम है कि वजीर आजम की ये जो तकरीर है जिसमें इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं,
ये उन्होंने लिखी है, लिखवाई है। और वो खातून का मुबैना तौर पे इसराइल के साथ एक ताल्लुक भी है, हमायती हैं वो कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, यानी प्रो इसराइल उनके ख्यालात हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो उसे डिसोन कर दिया, मेरा कोई तल्लक नहीं है और मैं जानता भी नहीं भाई किसने लाके पीछे बैठा दिया। वज़ीर कानून से पूछा, कहता मैं नहीं जानता किसने लाके बैठा दिया। वज़ारत खारजा से पूछा, वो भी भाग गए। उन्होंने कहा जी इस औरत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस खातून को लाकर यहां पे इसहाक डार साहब ने बिठाया। हालांकि जर्नलिस्ट जो है उनका ये दावा है, जो जर्नलिस्ट इसको जानते हैं इस मामले को, उनमें से एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दावा किया कि ये खातून जो यहां पे आके बैठी हैं, ये जब तक के वजीर खारजा की क्लियरेंस नहीं ना हो ये आके बैठ नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। बहरहाल आज उस खातून को एक साइड में बिठा दिया गया, कॉर्नर में, वो वहां नहीं बैठी जहां पहले बैठी थी। लेकिन इस खातून के बारे में बड़ी अजीब किस्म की पुरस्कार बातें सामने आ रही हैं। मैं कोई इनके खिलाफ नहीं हूं, देखें ये उनका राइट है कि वो ये समझे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसराइल के प्रो होना या खिलाफ होना ये उनका जमहूरी हक है, अगर वो उसके खिलाफ है उनके हक में। लेकिन पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है जिस वजह से पाकिस्तान का वज़ीर दिफा, वज़ीर कानून, वज़ारत खारजा कोई भी उसको ओन नहीं कर रहा। अब एक ऐसी खातून जैसे कोई भी ओन नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानियों के खर्चे में एयरफोर्स 1 के अंदर बैठती है और अमेरिका पहुंच जाती है। वो वज़ीर आज़म के साथ होटल में रहती है और वहां उनके सीक्रेट फाइल्स तक उनकी रसाई होती है। उसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दाखिल हो जाती हैं और सब कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये बड़ी अजीब चीज है। अब एक आदमी रह गया शहबाज शरीफ जो इसके बारे में कुछ बता सकता है। बहरहाल देखते हैं शहबाज शरीफ साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का एक और बड़ा हैरान कुन ब्लंडर सामने आया। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब को ना काबू करना चाहिए, ये इंटरव्यू देकर फंस जाते हैं। ख्वाजा साहब ने मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू दे दिया और ख्वाजा साहब समझे जैसे पाकिस्तान का कोई सहाफी इनके साथ तयशुदा इंटरव्यू कर रहा है, तो वो वहां पे मौजे मारते हुए चले गए, मटर कश्तियां करते हुए, जनाब मसला ही कोई नहीं, मैं तो पाकिस्तान में बड़े इंटरव्यू देता हूं। तो जनाब पाकिस्तान में आपको हल्की हल्की गेंदें फेंकते हैं। आपने कभी पाकिस्तान में उस सहाफी को जो आपसे सख्त सवालात करे कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। कभी आए ना सामना करें, आपको पता चलेगा इंटरव्यू होता क्या है। बहरहाल मेहदी हसन के हत्थे चढ़ गए। मेहदी हसन ने फिर इनसे सवालात किए। उन्होंने कहा जी आपके मुताबिक पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम है, दोगला। बहुत से ममालिक में आर्मी चीफ वजीर दिफा को जवाबदेह होता है। आप वजीर दिफा जो आपके आर्मी चीफ हैं वो आपको जवाबदेह हैं। क्या आप ज्यादा ताकतवर है, आपका आर्मी चीफ आसिम मुनीर ज्यादा ताकतवर है? तो ख्वाजा आसिफ साहब अब परेशान हो गए, यार ये क्या सवाल। ये ऐसा नहीं है। अब एंकर ने पूछा क्या आर्मी चीफ आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है? ख्वाजा आसिफ ने कहा मेरी सियासी तगड़ी है, मैं एक सियासी वर्कर हूं। हालांकि ख्वाजा आसिफ को कहना चाहिए था कि मेरा ओहदा बड़ा है, आई एम द बॉस, ही इज माई सबॉर्डिनेट, वो एक आर्मी चीफ है, ये कहना चाहिए था। लेकिन वो ये कहने की जरूरत ही पैदा नहीं कर सके, वो कह ही नहीं सके। अमेरिका में बैठ के भी सहमा हुआ आपका वजीर दिफा कि मेरा सबॉर्डिनेट इतना ताकतवर, और ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी को आपके मुंह पे मारा उठा के एक गैर मुल्की एंकर ने। उन्होंने कहा दूसरे ममालिक में जैसे यहां अमेरिका में पीटर हेगेट्स फौज के सरबराह को फारिग कर सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ख्वाजा आसिफ ने फिर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी अमेरिका में मुख्तलिफ सिस्टम है। उन्होंने कहा जी अमेरिका में जमहूरियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा नहीं डीप स्टेट है। उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान में डीप स्टेट नहीं है? ख्वाजा आसिफ ने कहा हर मुल्क में डीप स्टेट होती है। यानी बात का जवाब नहीं दे रहे, बतंगड़ बना रहे हैं बात का। तो उन्होंने फिर इसी तरह पूछा कि जनाब मुझे बताएं ना, अच्छा तो फिर फैसला कौन करता है, यानी इंचार्ज कौन है आपके मुल्क का, चार्ज किसके पास है? ख्वाजा आसिफ ने कहा मैंने कहा जी हाइब्रिड निजाम है, यानी चार्ज किसी के पास नहीं है, चार्ज तो आर्मी चीफ के पास ही है। सच्ची बात तो ये ख्वाजा साहब बेचारे बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा जी अगर आर्मी चीफ कहें दाएं जाना है और आप कहें बाएं जाना है तो क्या करेंगे? ख्वाजा साहब ने कहा जी मुशावरत कर देंगे, फिर उसके बाद और क्या करेंगे। और मुशावरत में वही होता है जो आर्मी चीफ कहता है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और सब ही ये जानते हैं। सहाफी मेहदी हसन ने ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा कि इमरान खान साहब को जो आपने जेल में रखा हुआ है, इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की बड़ी क्लियर रिपोर्ट है और अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट है, यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन। उन्होंने कहा जी उनकी बाकायदा रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान के जेल में रखने की कोई कानूनी वजह नहीं है, जबरी तौर पर गिरफ्तार रखा गया है, जो बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ख्वाजा साहब ने कहा उनकी राय है। एंकर ने कहा जनाब उनकी राय यह है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। ख्वाजा साहब ने कहा जी मैं इत्तफाक नहीं करता इस बात से, मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं है। तो ख्वाजा साहब को ना जान छुड़ानी मुश्किल हुई थी बहुत सारे सवालात पे। फिर जब ख्वाजा साहब से पूछा गया कि जनाब आपने पॉलिटिकल पार्टी पे बहुत जुल्म किया है, आपने आजादी इज़हार राय को दबाया, तो बड़ी डिटाई से ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं किया हमने तो ऐसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत आजाद जमात है पाकिस्तान में। अभी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दरखास्त दे देना हमने लाहौर में जलसा करना है तो पूरे के पूरे निजाम को मौत पड़ जाएगी। फिर ख्वाजा साहब ने एक और झूठ बोल दिया। जब उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है तो ख्वाजा साहब ने कहा जी मुझे भी तो 6 महीने जेल में रखा गया था।
अब ख्वाजा साहब की जेल क्या थी, ये 6 महीने जेल किस चक्कर में रहे थे, जरा ये आप सुन लें। ख्वाजा साहब गिरफ्तार होते हैं 29 दिसंबर 2020 को, 29 दिसंबर, यानी दिसंबर की आखिरी 2 दिनों में गिरफ्तार हो गए। 16 फरवरी को ख्वाजा साहब अस्पताल आ गए अपनी आंखों के इलाज के लिए। पहले ये मेयो अस्पताल में रहे, फिर उन्हें पसंद नहीं आया और जिन्ना अस्पताल चले गए, और फिर 24 जून को जब तक वो रहे फिर वो अस्पताल में ही रहे। ख्वाजा साहब फिर अस्पताल से बाहर नहीं आए। 24 जून को ख्वाजा साहब उसी अस्पताल से रिहा हो गए, यानी जेल का अमला अस्पताल में आया, रोक कर लेके वहीं से रिहा किया। ख्वाजा साहब ने दोबारा जेल जाने की किसी किस्म की जहमत नहीं की। फिर एक और ख्वाजा साहब ने अजीबोगरीब वहां पे बोंगी मार दी। ख्वाजा साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कह दिया जी कि इमरान खान जेल से अपना ट्विटर अकाउंट चलाता है। इससे पहले ख्वाजा साहब ने यह भी कह चुके हैं कि इमरान खान एक बड़ा महफूज तरीन टेलीफोन है दुनिया का, नोकिया 3300, वो इस्तेमाल करता है जेल में। अच्छा, नोकिया 3300 अगर आपको याद है, ये जरा शक्ल देख ले, आपको दिखा देते हैं, देख लें आप। ये इसके ऊपर तो टच स्क्रीन ही नहीं है। ये जिस दौर का फोन है तब तो ट्विटर का किसी को पता ही नहीं था। वो कहते हैं जी इसके ऊपर इमरान खान अपना ट्विटर इस्तेमाल करता है, हद हो गई नहीं। और जेल के अंदर तो सिग्नल भी नहीं आते, एक सिग्नल भी नहीं आता जेल के अंदर। आप टेलीफोन कॉल कर ही नहीं सकते, ऐसे खौफनाक जैमर्स लगे होते हैं जेल में, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और ख्वाजा साहब को पता भी है इस बात का, फिर भी बेवकूफ बना रहे हैं कि इमरान खान जेल से अपना ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। आप तो थोड़े दिन पहले कहते कि इंडिया से इस्तेमाल होता है। इमरान खान जेल में है या इंडिया में है? तो ख्वाजा साहब फंस गए, फिर फंस गए एक दफा। ख्वाजा साहब नहीं नहीं, वो एक्चुअली इमरान खान आप देखें ना, अब कभी इधर देखें, कभी उधर जाएं, कभी उधर जाएं। ख्वाजा साहब को समझ ना आए मैं इसमें से निकलूं कैसे। बहरहाल फिर ख्वाजा साहब ने कहा जी कि उनके पास रिपोर्ट है कि वो इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है ना, वो इंडिया वाली बात ठीक है। इंडिया वाली बात अगर ठीक है तो आपके पास कोई सबूत तो होंगे। सबूत मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो मैं नहीं अभी दे सकता, वो यहां नहीं बता सकता मैं। उन्होंने कहा यहां आप पब्लिकली इल्जाम लगा सकते हैं कि इमरान खान का ट्विटर इंडिया से हैंडल हो रहा है, लेकिन आप पब्लिक सबूत नहीं आप दे सकते मिनिस्टर होके। तो क्या आपके पास जो रिपोर्ट है वो कहां से? वो इंटेलिजेंस, बिल्कुल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास ये रिपोर्ट है कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल इंडिया से ऑपरेट हो रहा है या इंडिया उसको चला रहा है, और इसके ऊपर पाकिस्तान की एजेंसियों ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। 300 मुकदमे ऐसी ऐसी भंगी मारी ख्वाजा साहब ने, और वो जलालत करवाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, और अपनी जाती तौर पे तबाही फिरवा दी पकड़ के। बहुत सारी और चीजें भी हैं, अब दफा करें कितना मैं इनका बताऊं। ख्वाजा साहब ने बहरहाल इनको मना करना चाहिए कि इंटरव्यू ना दें। वहां कासिम सूरी साहब ने बड़ा तगड़ा एहतजाज किया अमेरिका में, यूएन के सामने निकले, उन्होंने आके वहां बड़ी तगड़ी बातचीत की है। उन्होंने एहतजाज किया शहबाज शरीफ के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उन्होंने बड़ी ज्यादती कर रहे हैं ये। दूसरा नाज़रीन, आजाद कश्मीर में पंगा बढ़ता जा रहा है। वहां पहले झूठी खबरें चलाई गई कि कोई एहतजाज नहीं हो रहा, लेकिन लोग इस पे बाज नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो एहतजाज करेंगे, हमारे कोई मुतालबात नहीं माने गए। फिर इंटरनेट और मोबाइल फोन बंद किया तो हम मसाजिद से ऐलान करेंगे। हुकूमत ने मसाजिद पर पाबंदी लगा दी तो उलमा इकराम सामने आ गए। उन्होंने कहा जी हम हुकूमती नोटिफिकेशन को जूते की नोक पर रखते हैं और मुकम्मल अवामी एक्शन कमेटी से इत्तफाक करते हुए मसाजिद में हम ऐलानात करवाएंगे। तो वहां हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी नाकामी हो रही है। अब आ जाए नाजरीन, जो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का है, लेकिन एक चीज और, शहबाज शरीफ ने एक दावा भी किया कल के दिन में। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को कहा कि फौरी पाकिस्तान में जाकर सरमायाकारी करें। वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरमायाकारी नहीं कर रहे, बाहर से कौन आके करेगा? आप सिर्फ अपना सामान बेच सकते हैं, अपनी मादनियात आप उनको बेच देंगे सस्ते दामों, अपनी चीजें आप उनको बेच देंगे सस्ते दामों, आप पाकिस्तान की कौम को गिरवी रख देंगे सस्ते दामों। आप यही कर सकते हैं। जिस जंग में आप कूदने जा रहे हैं ना, या जिस खून खराबे का आपका इरादा दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में इमरान खान रोजाना अडयाला जेल से खबरदार कर रहा है, जिसके बारे में असद कैसर ने कहा कि अगर अफगानिस्तान पे आप जंग मुसल्लत करेंगे तो हम सब सियासी जमातें और अवाम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, ये जिस चक्कर में आप पड़ गए हैं ना, ये आपको अकेला छोड़ के सारे भाग जाएंगे। फिर यहां पे गोला बारूद और बंदूकों का ही बिजनेस होगा और कोई सरमायाकारी नहीं हो सकती। तो मियां साहब होश के नाखून लें। इमरान खान के खौफ ने आपको दर दर पे सजदा करवा दिया है, पूरी दुनिया के सामने आपको झुका दिया है। जाके इमरान खान से माफी मांग लें, आपकी जान छूट जाएगी, वरना पूरी दुनिया में आप ऐसे ही सजदे करते फिरेंगे, मीठे मीठे मुंह बना के आप लोगों की खुशामदें ही करते फिरेंगे। आपको कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, और जब तक इमरान खान या उसके फॉलोअर्स हैं ये आपको छोड़ेंगे भी नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा और पूरे पाकिस्तान से काफिले इस तरफ जा रहे हैं। आज हम इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनल तो करेंगे नहीं, तो हम सारे जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं जिनकी आवाजें बंद की गई हैं, हम सब मिलकर आज एक बड़ी ट्रांसमिशन करेंगे। सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, आजाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और पूरे खैबर पख्तूनख्वा से काफिले पेशावर की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जराये ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी की हरकत बहुत अजीब है और ऐसा लगता है कि हमारे जलसे के खिलाफ साजिशें भी हो रही हैं। लेकिन चले, अगर आवाम निकल आई बड़ी तादाद में तो फिर तो जलसा कामयाब हो ही जाएगा। अब इसमें एक मैं हैरान हो रहा था
कि गड्ढापुर साहब ने ऐलान किया कि मैं एक बड़ा अहम ऐलान करूंगा जलसे में और बड़ा सरप्राइज दूंगा। जबकि मैं समा टीवी का एक वो कैप्शन देख रहा था, उस पर लिखा हुआ था, पता नहीं कुछ लोगों ने उसको ट्वीट भी किया है, वहां अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जी जलसे में कोई बड़ा ऐलान नहीं होने जा रहा। अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। 12 जलसा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान की कॉल है, इमरान खान ने खुद कहा है कि लोग आए। लेट्स सी क्या होता है जलसे में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।